जेई मेंस 2024 के रिवीजन के लिए हम PYQ सीरीज कर रहे थे, मतलब ईयर वाइज PYQ सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने जो पिछले साल का अप्रैल सेशन का फर्स्ट पेपर था 6 अप्रैल 2023 को जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसी पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने 15 क्वेश्चंस जो था वो पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। उसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, एक मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोलिंग कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि ईयर वाइज PYQ कितने लोगों को चाहिए। उसमें 74% लोगों ने बोला कि मतलब चाहिए, हालांकि टोटल 47 ही वोट्स थे। व्यूज और नंबर कम है, वो जितने लोग हैं उनमें उन लोगों ने जितने भी लोग मतलब देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं उसमें मतलब 74% लोगों ने बोला कि चाहिए, तो इस सीरीज को करेंगे। और फिर जो बाकी उसमें ऑप्शन भी था कि अदर क्या किया जाए, तो उसमें जो अदर लोग थे उन लोगों ने भी काफ़ी मतलब अच्छा सजेशंस दिए। ठीक, तो उसके भी देखेंगे कि उस पर क्या किया जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल मतलब इस वीडियो में हम ये जो PYQ सीरीज का पार्ट 2 है वो करेंगे। ठीक, तो बिना कोई फर्दर कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। By what percentage will the transmission range of a TV tower be affected when the height of the tower is increased by 21%? ठीक, मतलब क्या, कम्युनिकेशन चैप्टर का है कि मतलब जो रेंज होता है, ट्रांसमिशन टावर है जिसका टावर का हाइट लेट से h है, तो उसका जो मैक्सिमम रेंज होता है जहाँ तक वो जा सकता है वो रेंज क्या होता है, जहाँ पे लेट से रेडियस ऑफ अर्थ को हम RE बोल देते हैं, तो जो रेंज होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 रेडियस ऑफ अर्थ इंटू हाइट। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रेंज है कितना अफेक्टेड होगा जब हाइट ऑफ द टावर इंक्रीज बाई 21%। तो लेट से अगर हाइट इंक्रीज करके नया वाला जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, h प्लस h का 21%, तो h इंटू 21/100, ये कितना हो जाएगा 1/100h। ठीक, तो ये नया वाला हाइट हो गया। तो जो नया वाला रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, r' लेट से उसको बोल देते हैं ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ इंटू h' की वैल्यू 1/100 इंटू h। तो ये क्या बन जाएगा, काफ़ी अच्छा नंबर दे रखा है, तो ये 11/10 बाहर आ जाएगा, √2 ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इंटू हाइट। ठीक, और ये वाला क्या है, पुराना वाला रेंज है। ठीक, तो लेट से उसको r', ये r' रेंज है, तो लेट से पुराना वाले रेंज को हम r बोल देते हैं सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, तो r' इज इक्वल टू 11/10 इंटू कैपिटल R। अब कितना परसेंटेज चेंज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, तो जो परसेंटेज चेंज होगा वो कैलकुलेट करें तो क्या, r' माइनस r बाई कैपिटल R इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 11/10 r माइनस r बाई कैपिटल R इंटू 100। ठीक, तो ये कितना बनेगा 11/10, तो 1/10 हो जाएगा, तो बेसिकली r/10 और r कैंसिल, तो सिंपल 1/10 इंटू 100, तो ये कितना होगा 10%। तो जो रेंज में चेंज आएगा वो कितना का 10% का आएगा। ठीक, तो कौन सा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो। ठीक है, द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू इमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज क्या होगा, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम में दे रखा है और द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या, लॉन्गेस्ट, मतलब मैक्सिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट एनर्जी नहीं, मोर एनर्जी। ठीक, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ। तो ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, ऑब्वियस दिख रहा है कि इसमें जो होगा ट्रांजिशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फर्स्ट गैप होता है वही गैप सबसे ज़्यादा होता है, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है अगर याद हो तो। तो फर्स्ट और सेकंड का जो गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे तो ऊपर से थोड़ा ऊपर से ही आ रहा है, मतलब थर्ड से आ रहा है, तो ये वाला इसका एनर्जी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा वो क्या सबसे कम होगा, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला बोल रहा है कि मतलब अच्छा एक मास अटैच कर दिया गया है और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसमें स्प्रिंग दे रखा है, यहाँ पे मास है और इसका टाइम पीरियड बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, इसको मतलब जनरल सॉल्व करें कि जनरली कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का। तो वो अगर देखें तो वो क्या होता है कि ये जो भी मास दे रखा है उसको x अमाउंट डिस्प्लेस कर दें हम वहाँ से। ठीक, और फिर उस पर नेट फोर्स लिखें। ठीक,
तो अगर हमने इसको x अमाउंट लेट से इधर डिस्प्लेस कर दिया तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये वाला जो स्प्रिंग है वो इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि वो कंप्रेस होगा, और इधर वाला जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा तो वो भी इधर ही फोर्स लगा रहा होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू K1x प्लस K2x, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, और वो माइनस साइन के साथ, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लग रहा है वो किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो F क्या हो जाएगा, और F को क्या लिख सकते हैं, ma। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब आप समझ गए, तो एक्सेलेशन के क्या हो जाएगा, माइनस K1 प्लस K2 बाई m, ठीक, इंटू एक्स। और ये वाला जो मसाला है, ये मसाला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, मतलब एक्सेलेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो भी मसाला यहाँ पे दे रखा है ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा फिर, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू K1 प्लस K2 बाई m। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो K1 प्लस K2 और ऊपर m हो जाएगा। ठीक, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मतलब ये बन के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनीवे स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। ठीक, हमेशा ही यही आता है। और k जो होगा यहाँ पे K1 प्लस K2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा देख सकते हो कि जो इफेक्टिव k होगा इसमें ऐड हो जाएगा। अगर इसको x इधर खींच रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है इस पर K1 प्लस K2 इंटू एक्स हो रहा लग रहा है, यानी कि जो इफेक्टिव k है वो K1 प्लस K2 है। तो वो डायरेक्ट हम यहीं से लिख सकते थे अगर फॉर्मूला याद है तो 2 पाई अंडर रूट m/k, जहाँ पे k यहाँ पे k इफेक्टिव हो जाएगा और k इफेक्टिव K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो या तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे या फिर पूरा सॉल्व कर लिए तो फिर आ गया मतलब। ठीक है, दोनों ही रास्ता सही है, जो भी सही लगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल। ठीक है, ए मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी कॉइल में प्रोड्यूस कब होगा, जब उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। ठीक, अच्छा अब देखते हैं किस में फ्लक्स चेंज हो सकता है। ए मूविंग बाई मतलब बोल रहा है कौन सा, कॉइल बाई मूविंग अ कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करने से जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के थ्रू चेंज ही हो। लेट से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, और उसमें हमने एक कॉइल लिया, मतलब कॉइल ऐसा है कुछ वर्टिकल, तो दिखने में कुछ पतला। ठीक, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा हमने एक कॉइल लिया। उस कॉइल को अगर हम मूव करें इधर या उधर तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। मूविंग द कॉइल विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भी मूव करे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की संभावना नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही होगा। अगर हम इसको इधर इस डायरेक्शन में मूव करें इवन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। ठीक, स्पीड पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक, तो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक, थर्ड क्या है, रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर कॉइल को रोटेट किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके थ्रू चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द लूप जो होगा वो चेंज होगा। तो अगर कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें श्योर है कि वो चेंज होगा। तो इस केस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा ही होगा। ठीक, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि मतलब अगर हम कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और उस कॉइल का एरिया चेंज करें तो एरिया चेंज करेंगे तो भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि बी डॉट डी एस बी इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है। तो सी और डी, तो सी और डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर of circular cross section radius A is carrying a steady current I. The current I is uniformly distributed across its cross section of magnetic field is क्या। ठीक है, 0 इन द रीजन R। ठीक है, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उस वायर का में जो दे रखा है करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, द करंट डेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही हुआ, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर क्या होगा, आर लेस देन ए और ग्रेटर देन ए बोल रहा है, जहाँ पे ए क्या है, इसका रेडियस है, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो सिंपल तरीका है, कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पियर्स लॉ लगा के बी डॉट डी एल इजकल टू आई नॉट म्यू नॉट इन टू आई। तो बी डॉट अगर अंदर अगर हमने लूप लिया फॉर आर लेस देन ए, तो कोई अंदर अगर हमने लूप लिया तो उसमें अगर एम्पियर्स लॉ लगाएं तो बी डॉट डी एल मतलब 2 पाई, लेट से इसका रेडियस हम स्मॉल आर बोल दे रहे हैं, तो बी डॉट बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट और आई क्या हो जाएगा, जे इंटू, जहाँ पे जे करंट डेंसिटी बोल देते हैं, इंटू एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये जो बी होगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे बाई पाई, पाई कैंसल, आर एक आर से एक आर कैंसल, नीचे 2 बचेगा सिर्फ, म्यू नॉट जे बाई 2 और एक आर आएगा यहाँ पे, ठीक। तो जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक। और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जब करोगे सेम तरीका से, तो जो बी आएगा यहाँ पे जो होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये आर है नीचे आ जाएगा, ठीक। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो समथिंग प्रोपोर्शनल टू, या फिर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में लिखे तो म्यू नॉट जे पाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई आर, पाई पाई कैंसिल होगा तो म्यू नॉट जे ए स्क्वायर बाई 2 आर हो जाएगा, ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये आई होप कि ये चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक। ये आपके टेक्स्ट बुक में या फिर जो भी आपने नोट्स लिख रखा होगा फॉर श्योर ये दे रखा है, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, ठीक। तो आपने कर रखा होगा, ठीक। तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक। तो ये दे रखा है जीरो तो नहीं होता है कहीं पे भी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन आर, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंदर की तरफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर आर लेस देन ए, यस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर आर ग्रेटर देन ए, मतलब बाहर की तरफ, तो यस। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक। ये सेम रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर की तरफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो बाहर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। फॉर लॉन्ग कोई लाइन चार्ज हो और उसका कुछ एरिया हो और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक। तो इसमें मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए पोल इज वर्टिकली सबमर्ज इन स्विमिंग पूल, दैट इज सबमर्ज इन स्विमिंग पूल, ठीक है, सच दैट इट गिव अ लेंथ ऑफ शैडो 2.15 मीटर विद इन वाटर एंड water when the sunlight is incident at an angle 30 degree, okay, with the water surface. If the swimming pool is filled to a height 1.5 meter, then the height of the pole above the water surface in centimeter is क्या होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कुछ टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है। तो दे रखा है कि एक पोल है, ठीक। पोल कैसे बना है, ठीक है, ये मान लेते हैं पोल है, सिंपल, ठीक। अब बोल रखा है कि इस पोल में जो वाटर है वो वाटर कितना सबमर्ज है, मतलब वाटर फिल किया गया है कितना, 1.5 मीटर तक। तो ये जो है 1.5 मीटर तक वाटर फिल किया गया है। उसके ऊपर कुछ होगा ऐसा ही, तो लेट से एक डिस्टेंस मान लेते हैं इसके ऊपर, ठीक। अब बोल रहा है कि जो सनलाइट है वो 30 डिग्री आ रहा है विथ वाटर सरफेस। मतलब सनलाइट लेट से अगर ऐसे आ रहा है कितना, 30 डिग्री, वाटर सरफेस का मतलब हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बना रहा है, तो पोल से कितना बना रहा होगा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो लेट से अगर सनलाइट कुछ इस तरीके से आ रहा है इसमें, तो सनलाइट लेट से कुछ ऐसे आ रहा है, तो पोल से कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 बना रहा है, तो ठीक। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल डाले तो यहाँ पे फिर एक रिफ्रैक्शन होगा, मतलब बेसिकली, ठीक।
और ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्ट करके लाइट जो है अंदर जाएगा, तो रिफ्रैक्ट करके कुछ लेट से ऐसे गया अंदर, ठीक। अब बोल रहा है कि जो नीचे शैडो बन रहा है वो टोटल लेंथ ऑफ द शैडो क्या होगा। फिर अगर मतलब यहाँ का लाइट इधर गया यहाँ पे, तो शैडो क्या होगा, शैडो इतना पार्ट पे बन रहा है, ठीक। तो ये वाला लेंथ दे रखा है, शैडो का लेंथ कितना 2.15 मीटर, ठीक। तो ये वाला जो लेंथ दे रखा है 2.15 मीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देन द हाइट ऑफ द पोल एबव द वाटर सरफेस इन सेंटीमीटर इज क्या होगा। मतलब ये हमें एक्स की वैल्यू क्या होगी बेसिकली वो कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, तो अब करने पे जुट जाते हैं। और इसमें क्या वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है या नहीं, 1.5 मीटर वर्टिकली समझ। एन ऑफ वाटर यहाँ पे दे रखा है 4/3, ठीक है। तो फिर हो गया, मतलब बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए था, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा वो कैलकुलेट करने के लिए। तो देखते हैं, तो फिर मतलब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा अगर हम इस एंगल का देखें, तो मतलब ये ट्रायंगल देखें यहाँ पे, तो ये 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो 1060 अगर लिखें तो 1060 क्या हो जाएगा, लेट से इसको मैं H1 बोल दे रहा हूँ, H1 या फिर Y बोल देते हैं इसको, और इसको Z बोल देते हैं। तो Y प्लस Z की वैल्यू बेसिकली 2.15 दे रखा है, ठीक। Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Y/X क्या हो जाएगा 1060 के बराबर। 1060 की वैल्यू कितना होता है √3, तो √3। तो यहाँ से Y की वैल्यू क्या आ जाएगा x√3। तो ये हो गया Y, ठीक। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट तो पता है पर ये एंगल नहीं पता है। उसके लिए क्या स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो n1 sin i = n2 sin r। तो मतलब 1 × sin i, sin i मतलब 60, तो sin 60 कितना होगा √3/2, ठीक। = n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 × sin r, r मतलब ये वाला r, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा sin r = 3√3/8, ठीक। तो ये आएगा sin r की वैल्यू, मतलब ये वाला। तो अब ये sin r की वैल्यू आ गया अगर, तो वहाँ से अगर इसका 10r की वैल्यू लिखे तो वो कितना होगा, अगर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है पर ठीक है। तो अगर 10r की वैल्यू लिखे तो क्या होता है 10 परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर तो यही हो गया 3√3, और बेस कितना हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई होप कि ये चीज़ें पता होगी। तो 8 का स्क्वायर माइनस 3√3 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 और 27। तो 64 माइनस 27 कितना होगा, 4 से 7 7, और 5 से 1 गया तो 5 से 2 गया तो 3, तो 37 आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है, √37, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो 10r की वैल्यू पता चल गया। तो 10r को हम क्या लिख सकते हैं z/1.5, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं अब, तो 10r मतलब क्या z/1.5 = 10r, और 10r की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है 3√3/√37। 36 आता तो कितना आसान हो जाता, ठीक। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे कुछ वैसा ही। तो यहाँ से अगर z की वैल्यू अगर लिखे तो z क्या हो जाएगा, ये 1.5 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना 4.5 √3/√37। लेट्स इसको सेकंड इक्वेशन और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब y की वैल्यू और z की वैल्यू अगर हम इसमें डाल दें तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा x√3, मतलब y की वैल्यू, और z की वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5 √3/√37 = 2.15, ठीक। तो x इसमें नहीं आया, अच्छा ठीक है नहीं आया, ठीक है, x सिर्फ यहीं पे आया है, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अब वैल्यू तो निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, मतलब वो तो दिख रहा है इजी है, पर कैलकुलेशन लेंदी है, ठीक। मतलब एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना लेंदी है बहुत, तो वो करते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो √3 दे रखा है, कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेज देते हैं उसको। तो x + 4.5/√37 = 2 इतना गंदा नंबर मतलब एग्जाम्स में देना नहीं चाहिए था। अब ये एग्जाम में करने बैठोगे तो मतलब वाट लग जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करना तो ईजी है, ये फालतू का काम मतलब इतना करना पड़ेगा एग्जाम में, तो
ये टाइम वेस्टिंग है। मतलब यहाँ से कुछ नॉलेज चेक भी हो नहीं रहा है, और ये जेईई मेंस वाले हैं तो दिमाग तो होता नहीं है, कुछ भी करेंगे। पर ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व तो करना ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.15/। मतलब मेरा तो पर्सनल सजेशन होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप मतलब कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रहा है तो एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप घेरा मार के छोड़ दो कि आधा मैंने आपको लेट से, अगर यहीं पे समझ में आ गया कि ये चीज़ें लेंदी जाने वाली है तो चांस ले सकते हो कि मतलब कभी कभी होता ही है। प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, क्या है कि कभी कभी लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड जाएगा और बाद में जाके ईजी हो जाता है। ठीक, कभी कभी ये भी होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है कि बाद में भी जाके मतलब ईजी इन द सेंस कि कैलकुलेशन वाइज मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, अब इसको पूरा एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेटर भी वहाँ पे नहीं होता है, तो खुद से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर ये कि मार करके छोड़ दो, एंड में अगर टाइम मिल पाया तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इतना देर में आप 2-3 क्वेश्चन इजी वाले निपटा सकते हो। और जेईई मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, डायरेक्ट ही होते हैं, मतलब बहुत कम कैलकुलेशन होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे स्टेज पे आप आ गए हो कि अब और क्वेश्चंस पूरे पेपर में सॉल्व ही नहीं हो रहा है कोई भी, तो फिर इसी को कर लो। एटलीस्ट ये तो ये हो जाएगा कि मतलब दूसरा कोई क्वेश्चन और सॉल्व कर नहीं सकते हैं। अगर जितना पढ़े थे उतना लेट से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब फोकट का बैठे हुए हैं तो फोकट का बैठे हुए हैं तो ये सॉल्व कर ले। मतलब चीज़ें समझ में आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें प्लान करना है, और आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ, जो सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसको वहीं पे मार्क करके छोड़ दें कि बाद में अगर टाइम मिला एंड में, लेट से हमने इसमें 5 मिनट, लेट से मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि इसमें 5 मिनट हमने लेट से लगाया, और 5 मिनट में बाकी आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन निपटा सकते हो। अगर तो उधर 3-4 क्वेश्चन निपटा लो, अभी भी वैसे भी आपका 5 मिनट स्पेंड मतलब इसमें जाएगा, तो 5 मिनट 3 क्वेश्चन लेट से आपने सॉल्व कर लिया। और फिर एंड में अगर आपको टाइम मिला, मतलब लेट से अगर 3 मिनट का भी टाइम मिला तो उसमें आप ये निपटा लो, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि 3 मिनट का टाइम मिला तो इसमें अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं करो तो ठीक है। नहीं तो आपने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन का बेनिफिट तो हो गया, इतना देर में 3 क्वेश्चन वो छूट जाता, मतलब अगर नहीं कर पाते तो। अगर ये करते तो मतलब वो छूट जाता है। तो हमेशा ये एग्ज़ाम्स में होते रहता है कि ये करेंगे तो वो छूटेगा, वो करेंगे तो ये छूटेगा। तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसको प्लानिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है एक्सेल करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने मतलब सुने को पढ़ते बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, लेकिन एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाता है। ये सब छोटे छोटे कारणों की वजह से, मतलब छोटे छोटे ये रीजन्स हैं जो कि हमें आना चाहिए। और साथ साथ ये जो ईयर वाइज PY क्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम ये भी टेक्निक सीखते चलेंगे कि मतलब एग्ज़ाम्स में पेपर को अटैम्प्ट किस स्ट्रेटेजी के साथ करना है। ठीक ठीक है, तो मतलब इसमें ये बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा नहीं, कैलकुलेटर से या तो मैं कर लूँ या फिर आपको बोल दूँ कि कर लो। ठीक है, मतलब 37। अब इसको मतलब फालतू का टाइम स्पेंड ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम मिले तो कर लो, नहीं टाइम मिले तो छोड़ दो अभी भी, क्योंकि अब इसके बाद कुछ है नहीं। मतलब ये गधा मजदूरी वाला काम है, तो यहाँ छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही कि मतलब कुछ तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना फाइनली, मतलब आपका ये आ रहा है तो मतलब सही है। ठीक, अब गधा मजदूरी वाला काम है, इसको रहने देते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए मेटालिक वायर इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड बाई 4%। द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर इज क्या होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R=ρL/A। ठीक, जहाँ पे रो क्या रेसिस्टिविटी, लेंथ L और एरिया A। अब दे रखा है कि लेंथ इज इंक्रीज बाई 20%, तो नया वाला जो एरिया है, नया वाला जो लेंथ है, सॉरी, वो कितना हो जाएगा, ये पुराना। तो नया वाला लेंथ को लेट से L' बोल देते हैं, तो L' की वैल्यू क्या हो जाएगा, L प्लस L का 20%, तो 20/100, तो यानी कि L/5, तो 6L/5। ये नया वाला लेंथ हो गया। नया वाला एरिया लेट से A' उसको बोल देते हैं, वो क्या है, रिड्यूस्ड बाई 4%। तो नया वाला एरिया होगा क्या, A माइनस A का 4%, तो 4 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 4 96/100 A। तो इसको 4 से करें डिवाइड, तो 24A/25 बन जाएगा। तो ये नया वाला एरिया आ गया। अब नया वाला रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो लेट से R' कैलकुलेट करते हैं, ρL'/A'। तो ρL' कितना है, 6L/5, और A' कितना है, 24A/5/25, सॉरी, तो 25 ऊपर चला जाएगा, काट कूट करें इसमें
तो क्या 5 सही है 5 टाइम्स में, 6 सही है 4 टाइम्स में, बचा क्या फाइनली 5/4 रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। और ये वाला क्या है, पुराना वाला रेसिस्टेंस है, ठीक। तो जो आर डैश है वो क्या 5/4 आर के बराबर हो गया। क्या इनकी करना है, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। तो परसेंटेज चेंज मतलब क्या, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, तो चेंज कितना, अब फाइनली ये क्या 5/4 यानी कि रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो चेंज के लिए क्या फाइनल माइनस इनिशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब चेंज मतलब पॉजिटिव चीज़ है, अगर घटा हुआ है तो फाइनली घट गया है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो चेंज आएगा, और इंक्रीज हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, मतलब इसमें निगेटिव साइन बेसिकली नहीं रखते हैं, ठीक। चेंज का मतलब ये इंक्रीमेंट पूछ रहा, तो इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करेंगे, ठीक। अगर वो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इंक्रीमेंट है, निगेटिव आया तो निगेटिव इंक्रीमेंट है, ठीक। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा 5/4 कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर बाई इनिशियल कितना था कैपिटल आर इंटू 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, आर तो कैंसिल हो जाएगा, 5/4 - 1 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, ये कितना होगा 25%। तो जो परसेंटेज चेंज है वो कितना हो गया 25%, ठीक। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर करेंगे 25 परसेंटेज पूछ रहा है तो सिर्फ 25 ही लिखेंगे, मतलब इंटीजर आप फिल कर लोगे, ठीक। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज 10 ग्राम मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन 2x, ठीक है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट इन SI यूनिट। इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर द अबव डिस्प्लेसमेंट इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी क्या होगा, ठीक है। तो मतलब दे रखा है पार्टिकल का रिटार्डेशन दे रखा है कि ये 2x है, मतलब यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब रिटार्डेशन मतलब क्या बेसिकली एक्सेलरेशन विथ निगेटिव साइन, मतलब यही होगा रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है dv/dt, एक तो ये होता है, पर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये x के टर्म्स में दे रखा है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या v/dv/dx वो वाला यूज कर लेंगे, ठीक, -2x क्योंकि यहाँ x के टर्म्स में दे रखा है इसलिए। अब इसमें क्या दे रखा है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, एक मिनट कैमरा ऑन करें, ओके। तो ये बना, अब यहाँ से हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या मतलब फाइनल हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वो देखा जाए तो इसको इंटीग्रेट किया जाए तो आ जाएगा। तो इसके लिए फिर स्ट्रेटजी क्या v/dv इजकल टू -2x dx लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 से x, मतलब दे रखा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना x डिस्प्लेसमेंट का है, तो उसमें हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, लेट से vi और vf, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। ये पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट तो नहीं दे रखा है, रेस्ट दे नहीं रखा है, जो भी हो बेसिकली एट द एंड हमें चेंज ही कैलकुलेट करना है, तो जो भी हो 0 भी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि है भी नहीं, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर बाई 2, मतलब v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो vf माइनस vi स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू ये मसाला। अब यहाँ पे क्या -2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर सिंपल, तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर सिर्फ x स्क्वायर होगा, ठीक। लिमिट x स्क्वायर आएगा, लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 to x, तो वो एट द एंड वही होगा -x स्क्वायर, ठीक। और हमसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो इसमें अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मतलब क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये बना ½ mvf स्क्वायर माइनस ½ mvi स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -x स्क्वायर इंटू m के बराबर, ठीक। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है, मतलब फाइनल कम है, तो यहाँ पर लॉस ही पूछ रहा है, सॉरी चेंज नहीं पूछ रहा है, लॉस पूछ रहा है, तो लॉस क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो जो लॉस है वो कितना x स्क्वायर इंटू एम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू x की नहीं दे रखा है, m का दे रखा है, m कितना है 10 ग्राम, तो x स्क्वायर m की वैल्यू कितना 10 ग्राम, kg में कन्वर्ट करेंगे तो 10/1000, ये क्या हो जाएगा 100,
x/10 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ 10/x दे रखा है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है वो ये दे रखा है, हमारा कितना आ रहा है ये, तो n की वैल्यू हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर क्या लिखें, इससे इक्वेट कर देते हैं 10/x टू द पावर -n, इसको क्या लिख सकते हैं x/10 की पावर +n बेसिकली लिख सकते हैं। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या 2, ठीक। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो 2 लिख देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला का सवाल दे रखा है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड कैरिंग करंट √2 एम्पियर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्लेन एज शोन इन द फोटो। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर इज क्या होगा, ठीक है। मतलब एक प्लेन ऐसा है, मतलब एक वायर इस तरह से रखा गया, दूसरा वायर ऐसे रखा गया, तो इनके सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। मतलब रेडियली अलोंग द एक्सिस होता है सेंटर के तरफ, ठीक। और ऐसे राइट हैंड थंब रूल, मतलब करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो 2 मैग्नेटिक फील्ड है उसका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो वो क्या होगा, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, करंट सेम है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल μ0I/2r, ठीक। यहाँ भी μ0I/2r। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, √2 इंटू, मतलब 90 डिग्री पे है तो दोनों को ऐड करेंगे, मतलब √a² + b², तो ये बन जाएगा μ0I/2r, √2 μ0I/2r, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस कितना रहेगा, डाल देते हैं सब कुछ। √2 μ0 की वैल्यू क्या 4π × 10⁻⁻7 होता है, ठीक। लिख देते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे दे भी रखा है 3.14, और करंट कितना दे रखा है √2, तो करंट √2 और रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2r रेडियस 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब काट कूट करें तो क्या 2 से ये √2 मिल के 2 बन जाएगा, ठीक। इसको काटे तो क्या 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 4 जा 20 × पाई, तो ये कितना बना 20 पाई। पाई की वैल्यू क्या 3.14 डाल देते हैं, इंटू 10⁻⁻7। आंसर में क्या हमें लाना है 10⁻⁻8 लाना है, ठीक। तो -8 लाने के लिए क्या करें, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से जो डिवाइड होगा वो इसके साथ मिलके 10⁻⁻8 बना लेगा, और जो मल्टीप्लाई होगा वो इधर आ जाएगा। तो 200 × 3.14, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 628, और जो पॉइंट है उसको 100 लिखे तो वो 100 इन 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, ठीक। तो दिस इंटू 10⁻⁻8, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया कितना 628, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो होगा 628 हो जाएगा, ठीक। यूनिट टेस्ला हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मिल गया, तो ये मतलब फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक। तो चीज़ें समझ में आ रहा है, आई होप। अगला सवाल देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए पर्सन ड्राइविंग अ कार एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोचिंग अ वर्टिकल वॉल। द पर्सन नोटिस अ चेंज ऑफ 40 हर्ट्ज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज कार हॉर्न अपॉन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न इज क्या होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब एक मनुष्य जो है वो किसी वॉल के तरफ अप्रोच कर रहा है और उसने कुछ हॉर्न बजाया। अब उस हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दिया वो कितना, उसमें चेंज कितना था 40 हर्ट्ज का चेंज था, ठीक। तो बेसिकली ये कौन सा है डॉपलर्स इफेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट से इस पर्सन ने जो फ्रीक्वेंसी बजाया था उसका फ्रीक्वेंसी f0 था, लेट से मान लेते हैं, ठीक। तो जो फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ वॉल पे सुनाई देगा वो फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा, मतलब उस केस में देखा जाए तो सोर्स क्या हो रहा है मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और ये सोर्स जो है कितना स्पीड से मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। जो पर्सन है उसका स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो क्या फ्रीक्वेंसी इस वॉल के पास अगर कोई ऑब्जर्वर होता तो उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, लेट से पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा f0 ×
अब फॉर्मूला क्या होता है डॉपलर्स इफेक्ट का, v बाई वी। अब फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्वर का स्पीड जो होता है ऊपर आता है और सोर्स नीचे आता है, ठीक। मतलब यहाँ पे ऊपर v और नीचे vs आता है। अब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, नीचे सोर्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा मतलब क्या कि नीचे क्या करे, सब्ट्रैक्ट करे, तभी जाकर के इंक्रीज हो पाएगा। तो माइनस वी कर देते हैं, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, वो फ्रीक्वेंसी है जो कि इस यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होता, सॉरी इस क्वेश्चन के बाद पिकअप करना पड़ेगा फ़ोन। तो यहाँ पे मतलब ये फ्रीक्वेंसी कोई ऑब्जर्वर होता है तो सुनाई देगा उसे, ठीक। और फिर वो ऑब्जर्वर अगर वो ऑब्जर्वर नहीं, वो साउंड फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब यहाँ पे आएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सोर्स है वो रेस्ट पे है और उस केस में ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है। मतलब अब जब ये खुद ऑब्जर्वर वो सुने तो सोर्स रेस्ट पे है, तो सोर्स रेस्ट पे है तो मतलब अब जो नया फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इनटू अगेन स्पीड ऑफ साउंड v बाई वी। अब सोर्स और ऑब्जर्वर ऊपर आता है तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या टुवर्ड्स मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो प्लस v नॉट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और इस केस में सोर्स क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि यहीं पे रुका है तो सोर्स क्या होगा, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे है तो वहाँ नीचे कुछ नहीं आएगा। तो ये फाइनल फ्रीक्वेंसी होगा जो कि इसको सुनाई देगा रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक। अब इसमें हमने किया क्या कि पहले हम एफ नॉट था, उस पहले हमने ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा तो वो उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, वो इससे, ठीक। अब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गया, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। तो अब वो एफ नॉट हो गया मतलब पूरा का पूरा। और फिर हमने डॉपलर्स इफेक्ट एक बार फिर से लगाया इस केस में। तो इस केस में क्या होगा कि सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक। और फिर ये फॉर्मूला बना, मतलब, ठीक। डॉपलर्स इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है आई होप कि आपको पता होगा, ठीक। नोट्स एक बार देखोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली लिखाया गया होगा, उसको रट लेना, ठीक। मैं उसको ऐसे रटा हूँ कि सोर्स ज़्यादातर जगहों पे ऐसे ही बताया जाता है कि ऑब्जर्वर का जो इफेक्ट होता है वो ऊपर आता है और सोर्स नीचे आता है। मतलब जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इक्वल टू एफ नॉट स्पीड ऑफ साउंड, और यहाँ पे ऑब्जर्वर और यहाँ पे साउंड, मतलब ऑब्जर्वर और यहाँ पे सोर्स वाला कुछ टर्म आता है। और ये प्लस और माइनस भी अलग अलग चेंज होता है। तो मैंने इसको ऐसे रटा है कि अगर चीज़ें अप्रोच करती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और चीज़ें अगर रिसीड करती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। और चीज़ें अप्रोच करे तो अप्रोच करने के लिए जो अगर नॉमिनेटर में चीज़ है और उसको इंक्रीज करना है तो हम प्लस करेंगे। तो ऑब्जर्वर के इफेक्ट की वजह से अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो हम ऑब्जर्वर का स्पीड ऐड करेंगे, और ऑब्जर्वर की वजह से अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करें, मतलब ऑब्जर्वर अगर लेट से बाहर दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक। अगर सोर्स वाला देखा जाए, लेट से अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है, सोर्स अप्रोच कर रहा है तो मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो सोर्स नीचे आता है। तो इंक्रीज कराना है तो डिनोमिनेटर में चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इंक्रीज होगा, तो माइनस वी कर देंगे उस केस में, ठीक। जब चीज़ें अप्रोच करेगी और रिसीड करेगा तो इसमें प्लस कर देंगे, ठीक। तो ऐसे चीज़ें मतलब मैंने रट के रखा है इसको, आप जैसे रटना चाहो वैसे रट सकते हो, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो लेट से इसने एफ नॉट डाला और स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दे रखा है कितना, 330। तो 330 बाई 330 माइनस सोर्स का कितना 15 इंटू 330 प्लस वी नॉट होगा, प्लस वी नॉट मतलब 15 ऐड करेंगे, ठीक। यहाँ ऑब्जर्वर जो है वो भी उसी का स्पीड भी वही है, क्योंकि पहली बार में ये सोर्स था, दूसरी बार में ये खुद ऑब्जर्वर बन गया था, ठीक। डिवाइडेड बाई 330, ठीक। अब यहाँ से काट कुट करें तो क्या 330 ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 345 बाई 315, ठीक। एफ नॉट की वैल्यू नहीं दे रखा है, चेंज दे रखा है, चेंज कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है ये। तो एफ नॉट इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या, अब एक काम करते हैं,
चेंज कैलकुलेट कर देते हैं, एफ माइनस एफ नॉट कर देते हैं, ठीक। तो एफ माइनस एफ नॉट क्या हो जाएगा, एफ नॉट इंटू 345/315 माइनस एफ नॉट। तो एफ नॉट कॉमन लेंगे तो 345 माइनस 1 हो जाएगा, 345/145 माइनस 1, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 345 माइनस 315, 30/315 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखा है 40, ये जो चेंज है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, एफ नॉट इंटू 15 से इसको ले जाए तो 15 2 जा और 15 2 जा 30, 15 1 जा, तो 2/21 इज इक्वल टू 40। तो एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 20 टाइम्स में और 21 4200 दिस हर्ट्स। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ नॉट, मतलब जो पर्सन ने जिस फ्रीक्वेंसी से हॉर्न बजाई थी वो कितना हो जाएगा, 420 हर्ट्ज, ठीक। तो मतलब ये फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉल उठा के वापस आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस इज दिस मीटर, टेक द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी दिस। क्या होगा, मतलब ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस का मतलब क्या होगा, रेडियस का पहले फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n² इंटू आर नॉट, जहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, या तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद ही हो, पर ना आर नॉट के लिए ही ये वैल्यू दे रखा है कि लेट्स से रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन एटम का n, मतलब हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट ही होता है, तो उसका n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, z की वैल्यू 1 इंटू आर नॉट, उसकी वैल्यू दे रखा है 0.51। तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.51 एंगास्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे ही रखा है, वरना आर नॉट की वैल्यू हम वैसे भी याद रखते हैं, ठीक। आर नॉट की वैल्यू मतलब यूजुअली हमें 0.52 रटाया जाता है, 0.529 एंगास्ट्रॉन, अगर कहीं नोट्स वगैरह में आपने लिख रखा हो तो यूजुअली आर नॉट की वैल्यू हम ये याद रखते हैं, ठीक। पर ठीक है, यहाँ पे दे रखा है तो हम 0.51 दे रखा है, तो आर नॉट की वैल्यू हम 0.51 ही लेंगे, ठीक। मतलब दे रखा है तो कुछ उसका पर्पस होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप 0.529 बहुत सारे लोग याद रखे होंगे, तो डायरेक्ट उसको पुट में मत कर दो, यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन का एटम, तो मतलब पर्पसफुली उसने बोल रखा है कि आर नॉट की वैल्यू मतलब आप ये लीजिए, तो हम यही लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। वरना अगर आप 0.529 लोगे तो मतलब थोड़ा सा चेंज आ सकता है, उसकी वजह से आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक। तो हम वही लेके सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ ऑर्बिट का पूछ रहा है, तो रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब n² जेड कितना होगा लिथियम के 3, ठीक, इंटू आर नॉट 0.51 एंगास्ट्रॉन का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10, ठीक। अब यहाँ पे 10⁻⁻12 में पूछ रखा है, तो मतलब क्या 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 10⁻⁻12, और इधर वाला मसाला जो है इधर लेके चले आएंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/3 इंटू, अब 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना 0.31 जा 3, 3 7 जा दिस, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 बन जाएगा, तो ये ख़त्म, इसको इंटू 17 इंटू 10⁻⁻12। अब 17 को 25 से करें तो क्या 25 7 जा कितना 175, 17 और 32 42 दिस इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो जो रेडियस होगा फिफ्थ का, ये एस नहीं है फिफ्थ है, ठीक। तो दिस हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली आंसर कितना हो जाएगा 425, तो 425 जो मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ए स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 20 mm एंड लेंथ ऑफ 20 मीटर, लेंथ ऑफ 2 मीटर, ठीक। A force of this stretch it along its length. Young's modulus of the steel is this. The longitudinal strain produced in the wire is क्या होगा, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन और कुछ यंग्स मॉडुलस वाला रिलेशन है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो होता है वो क्या यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा। स्ट्रेस कितना
फोर्स बाई एरिया, फोर्स कितना ये वाला, एरिया के लिए क्या रेडियस दे रखा है तो डाल देते हैं। फोर्स कितना 628 और किलो दे रखा है तो 1000 तो 00 आ जाएगा। बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना, अब वो 20 दे रखा है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करे तो क्या, मीटर में बेसिकली कन्वर्ट करे तो क्या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 20 इंटू 10⁻³ का द होल स्क्वायर, ठीक, और डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना 2 इंटू 10⁻11। तो ये सब कुछ बन रहा है। अब इस मसाले को अगर मतलब यही स्ट्रेन हो गया, अब इस मसाले को यहाँ पे लेके आए जरा सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये देखा जाए तो 62800 बाई पाई की वैल्यू कितना 3.14 इंटू ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर, ये अंदर कितना है 10⁻2 है बेसिकली, सो 10⁻−2 है, 10⁻−2 को स्क्वायर का 10⁻4 बन जाएगा इंटू 2 इंटू 10⁻11, ठीक। अब ये एक अच्छा नंबर दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, पॉइंट हटाएं तो ऊपर 100 आएगा और 320 को 2 टाइम्स में ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, और 00 तो ये कितना बनेगा 10 की पावर, ये क्या बन गया 4 और ये 4 मिल के कितना बन जाएगा, मतलब वो नीचे आया तो माइनस के साइन के साथ, तो 10⁻8 हो जाएगा, तो इसको हटाएं तो 10⁻8, इनको क्लब कर दे तो कितना बन जाएगा 10⁻3 मतलब 1000, ये बन गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन 10⁻−5 में, तो ये 10⁻+3 हुआ, सॉरी मतलब -3 हुआ बेसिकली, तो नीचे 100 ऊपर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो है 10⁻−5 बन गया, ये वाला जो मसाला है उसको इधर लेके चले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा। अब इधर बचा क्या क्या है वो अगर देखें तो 2 से ये 2 कैंसिल और 4 इधर बचा, 4 और 100 तो 100/4 कितना हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 10⁻−5, तो जो स्ट्रेन आएगा वो ये हुआ, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 25, ठीक, तो 25 यहाँ पे ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सवाल कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी इजी पीजी ही था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विथ प्योरली रेसिस्टिव लोड ऑपरेट एट 12 किलोवोल्ट, ठीक है, ऑन द प्राइमरी साइड, इट सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नंबर ऑफ हाउसेस एट 120 वोल्ट, ठीक है। द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस सर्व्ड बाय द ट्रांसफार्मर इज दिस, ओके। द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में पहले तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर मतलब क्या दे रखा है, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दो होता है, तो प्राइमरी में मतलब हम क्या इनपुट डालते हैं, सेकेंडरी में हमें आउटपुट मिलता है, तो प्राइमरी इन, ठीक, तो मतलब पावर इन प्राइमरी इनपुट, जितना पावर डाला जा रहा है उतना पावर हमें मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो इतना किलोवाट घरों में जो बिजली है वो सर्व करता है, तो ये क्या हो गया पावर आउटपुट। तो ये जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर के बराबर होगा, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो जो इनपुट पावर है पी इनपुट वो पी आउटपुट के बराबर होगा, लेट से लिख देते हैं, और पी आउटपुट कितना है 60 किलोवाट, किलो मतलब क्या 1000 इतना वाट, तो ये पी इनपुट हो गया। और पावर की फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, और यहाँ पे दे रखा है कि ये कितना पे ऑपरेट कर रहा है 12 किलोवाट, तो 12 किलो मतलब 1000, तो इनटू करंट इन इनपुट, इनपुट मतलब क्या प्राइमरी, पावर इनपुट इज इक्वल टू वोल्टेज इनपुट करंट इनपुट, ठीक, दैट इज इक्वल टू 60 पे 000, 000 कैंसिल, ये 5, तो जो करंट आया इनपुट करंट वो कितना 5। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेसिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। अच्छा, ये हमें सेकेंडरी सर्किट में कैलकुलेट करना है, मैं प्राइमरी सर्किट को लेके सॉल्व कर रहा था, तो मतलब प्राइमरी सर्किट में अगर रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो क्या V मिल गया, I मिल गया, R कैलकुलेट कर लेते हैं, पर सेकेंडरी में बोल रहा है सॉरी, तो सेकेंडरी में करें तो क्या सेकेंडरी के लिए, अच्छा उसके लिए वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है, तो सेकेंडरी के लिए तो और आसान है, सेकेंडरी का पावर दे रखा है और सेकेंडरी का वोल्टेज दे रखा है, रेसिस्टेंस पूछ रहा है,
तो सिंपल डायरेक्ट कर देंगे। पावर इजकल टू क्या, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, वी इंटू आई, आई को हम वी बाई आर लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। तो सेकेंडरी का वोल्टेज दे रखा है कितना 120, तो 120 का स्क्वायर, तो 120 इंटू 120 बाई पावर नहीं रखा है सेकेंडरी का, सेकेंडरी मतलब जो जा रहा है, तो 60। ये जेईई मेंस वाले बहुत ऐसे कंफ्यूज करते हैं, तो ये फालतू का चीज़ें क्यों दे रखा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी दे रखा है कंफ्यूज के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार मिल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है बिना किसी काम का, तो उसका फालतू का यूज करने चले जाओगे तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जाओगे, जैसे अभी मैं चला गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि सारे इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब यूज ही होगा। हालांकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में होता नहीं है, जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो सब यूज के लिए ही दिया जाता है, पर जेईई मेंस वाले कैसे भी क्वेश्चंस बनाते हैं 100 के पी के, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब काट कुट करें तो क्या, 60 से ये 2 टाइम्स में, 10 से 10 कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 24/100। मिली में पूछ रहा है तो मिली के लिए क्या 10 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 240 इंटू 10⁻³ ओम, तो बेसिकली 240 मिली ओम बन जाएगा। तो जो आएगा यहाँ पे रेसिस्टेंस वो कितना 240 मिली ओम, तो मतलब ये सेकेंडरी सर्किट का जो है रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास 2 kg and radii 10 centimeter are fixed at the end of a light rod. Okay, the separation between the center of the sphere is 40 centimeter. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod through the middle point is क्या होगा। सवाल समझ में आया कि मतलब एक रॉड दे रखा है, और ये जो दे रखा है रॉड के बारे में क्या बोल रखा है कि द लाइट रॉड, लाइट रॉड का मतलब क्या, उसका मास हम 0 लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा रॉड का, और 2 स्पेयर ऐसे रखे गए हैं। ठीक, और दोनों ही, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ठीक, रेडियस ऑफ रॉड कितना 10 दे रखा है, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस दोनों के बीच में 40 दे रखा है, तो मतलब एक डिस्टेंस ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर का। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर फॉर्मूला क्या होता है 2/5 mr²। ठीक, तो 2/5, ये जो आई सी उसको बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आई सी कितना हो जाएगा 2/5 mr²। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलते हैं, आई इजकल टू आई सी प्लस mx², जहाँ पे x क्या इन दोनों के बीच का मतलब एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वो कितना है 20, तो बस डाल देते हैं। और ये कितना है 2/5 mr² प्लस mx², m कॉमन ले लेंगे, m की वैल्यू क्या दे रखा है 2 kg लिख देते हैं। और ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एक का, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कैलकुलेट करना था, दोनों इसके अबाउट सिमेट्री ही है, तो डबल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका क्या डबल होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो पूरा अगर लिखे तो क्या बन जाएगा 2m, m की वैल्यू 2 इंटू r²/5 बचेगा प्लस x², ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ m लिख ही देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो मास की वैल्यू क्या 2 kg, तो 2 इंटू 2, रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस 40, तो मतलब ये x की वैल्यू कितना है 20। ठीक है, तो डाल देते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब क्या 10/100 हो जाएगा, तो 1/10, 1/10 का स्क्वायर तो 1/100 इंटू 5 प्लस x की वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 1/5 स्क्वायर करेंगे तो 1/25। एग्जाम्स में भी आपको ऐसा ही करना है, मतलब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मुंह से हो सकती है उसको डायरेक्ट मुंह से कर लेंगे, जो चीज़ें लिखना पड़े तो उसको थोड़ा लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखें पहले 20/100 लिखें, फिर कैंसिल करें, फिर मतलब उसका स्क्वायर करके 1/25 लिखें। अब थोड़ा बड़े हो गए हो तो अब इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीज़ें, ये आपके लिए भी, मतलब आप भी चीज़ों सॉल्व करो तो थोड़ा स्पीड अप करके ऐसे करो, एग्जाम्स में थोड़ा फास्ट कर पाओगे। आई होप कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते होंगे, ये बहुत छोटी छोटी बातें बोलना भी नहीं चाहिए, पर ठीक है, कुछ कुछ लोग अब इसमें भी मिस्टेक करते हैं, मतलब ये हरकतें करते हैं अभी भी, इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं वो सतर्क हो जाए, वो ऐसा ना करें। ठीक, थोड़ा सा चीज़ें फास्ट करें।
वो एक बन जाएगा 1/500 प्लस 1/25। अब इसको ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसको 500 बना देते हैं। 500 के लिए इसको 220 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 20 ऊपर भी करना होगा, ये 21 बन जाएगा। तो बनेगा क्या, 4 × 21/500। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, 10⁻³ में कैलकुलेट करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 1000 बन गया, 10⁻³ ऊपर क्या बना, 4 × 2 = 8, 8 और 8 × 2 = 16 इंटू 10⁻³ तो 168 जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 168 हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है 60, ठीक। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 4। द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज X वेयर X लेस देन D इज, क्या होगा, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, X की वैल्यू मतलब बेसिकली कैलकुलेट करना होगा। नीचे क्वेश्चन है, लेट C1 and C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम फॉर X D/3 and X 2D/3 रिस्पेक्टिवली एंड C1 इज इक्वल टू दिस, देन द C2 इज, क्या होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो दो प्लेट दे रखा है, प्लेट के बीच में दे रखा है कि X डिस्टेंस का एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे भरा गया है। तो दे रखा है अगर X की वैल्यू D/3 है तो जो कैपेसिटेंस है C1 है, और वो C1 की वैल्यू दे रखा है। अब बोल रहा है कि अगर X की वैल्यू 2D/3 हो जाए तो कैपेसिटेंस C2 बन जाएगा, और उस C2 की वैल्यू क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, तो पहले तो X मान के ही हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जरा कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली ये जो कैपेसिटर है वो कैसे बिहेव करेगा, एक ये कैपेसिटर अपने आप में बन जाएगा और ये दूसरा कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब अज्यूम करेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। लेट्स से ये जो है यहाँ पे, लेट्स से ये डिस्टेंस X है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D-X, ये D-X। तो ये वाला जो कैपेसिटर है इसके बीच में डिस्टेंस जो है मान लेते हैं D-X, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो X दे रखा है, ठीक। इसका अगर कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करें तो क्या होता है, A ε0/D, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट क्या, A ε0/D। D की वैल्यू क्या, D-X, और इसमें क्या है, एयर है, मतलब कुछ नहीं है, तो इसका एप्सिलॉन जो होगा ε0 के बराबर ही होगा। यहाँ पे क्या एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 4 है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, A ε0, एरिया तो सेम ही होगा भाई, लेकिन ε0 कितना हो जाएगा, 4ε0, ठीक। K ε0 होता है, ठीक, जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। द K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म था A ε0/D, तो जो एप्सिलॉन है वो K ε0 बन जाएगा, ठीक। स्टैंडर्ड फार्मूला A ε/D होता है, ठीक, ε0 नहीं, A ε/D, जहाँ एप्सिलॉन मीडियम का डाइलेक्ट्रिक, तो एयर होता है तो वो ε0 हो जाता है, और अगर एयर नहीं है तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो K ε0 के बराबर होती है, तो इसलिए वो K टाइम्स हो जाता है, ठीक। A ε0/D, और D की वैल्यू कितना, X है इसमें, तो इसका कैपेसिटेंस ये हो गया। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। अब C1, ये वाला C1 C2 की बात नहीं हो रही है, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ 1 + 1 कैपेसिटेंस ऑफ 2, ठीक। तो कैपेसिटेंस ऑफ 1 कितना है, ये वाला, तो 1 कैपेसिटेंस ऑफ A ε0/D ऊपर चला जाएगा तो D-X हो जाएगा ये, प्लस ये कितना 4 A ε0/X जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये क्या बनेगा, 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या बन जाएगा, A ε0 नीचे से बाहर आ जाएगा, ये बना क्या, D-X प्लस X/4, ये टोटल क्या बन जाएगा, 4x और -4x प्लस x -3x और डिवाइडेड बाई A ε0 और नीचे 4 आ जाएगा, ये 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 A ε0/4 D-3x, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, ठीक। अब ये तो हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर x की वैल्यू D/3 है तो C1 की वैल्यू क्या होगी वो हमें
दे रखा है यहाँ पे, ठीक। तो डाल देते हैं। तो अब दे रखा है कि अगर x की वैल्यू d/3, तो यहीं पे लिखते हैं इसको, मतलब यहाँ पे लाते हैं, ठीक। या फिर कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो ये 2 माइक्रोफेराड कब, जब 4A/0/4D और x की वैल्यू क्या, x/d/3, ठीक, d/3 है, ठीक। और माइक्रो में दे रखा है तो ठीक है, मतलब 2 × 10⁻⁻6, ये भी लिख लिया। एट द एंड हमें माइक्रो में ही कैलकुलेट करना है, तो वैसे भी कर सकते थे, पर ठीक है लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन गया d, तो नीचे 3D हो गया, तो 4/3 = A/0/d। तो A/0/d की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 2 = 6/8, तो कैंसिल कर देते हैं, 3/2 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6। ये ε0/d की वैल्यू होगी। लेकिन अब बोल रहा है मैं C2 कैलकुलेट करने का, जब x की वैल्यू 2D/3 हो। तो क्या A/0 होता है, जो फाइनल अपना था इसमें, अगर हम x की वैल्यू 2D/3 पुट कर दे, तो 3 से 3 कैंसिल, 4D - 2D, 2D बन जाएगा, ठीक। और 2D से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली बनेगा क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक, 2A/0/d बनेगा, ठीक। तो 2 × और A/0/d की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है हमने ऑलरेडी, मतलब पीछे वाले से कैलकुलेट किया, 3/2 × 10⁻⁻6। तो ये 2 2 कैंसिल, ये बनेगा क्या, 3 × 10⁻⁻6, मतलब 3 माइक्रोफैराड। तो फाइनली हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो कितना माइक्रोफैराड, तो 3 माइक्रोफैराड, तो 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया इसका। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।